हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ई रूपी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। जैसे पहले क्या होता था कि अगर गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर स्कीम चलाना होता था तो उसे बेनिफिशियरी को कोई भी सामान अगर देना होता था, मीन्स अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को यूनिफॉर्म दे दे, शूज़ दे दे, बुक्स दे दे, या फिर जो पुअर पीपल है उन्हें फूड प्रोवाइड करे, ग्रेन्स प्रोवाइड करे, तो ऐसी चीज़ों में जो है गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स होती है। जैसे फार्मर को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना, तो अगर वो प्रोवाइड करता था, जैसे गवर्नमेंट जो है अगर फर्टिलाइज़र जो है फार्मर को देती थी तो कुछ ही फार्मर तक पहुंच पाता था। जो बीच में मीडिएटरीज होते थे वो या तो फर्टिलाइजर्स को कहीं बेच देते थे या फिर उसका यूज़ करते थे या फिर एक दूसरे में बांट लेते थे और कुछ ही फार्मर्स के पास हो जाता था। और अगर गवर्नमेंट फर्टिलाइजर की जगह पैसा दे दे तो पैसा जो है वो बीच के जो मीडिएटरीज हैं वो खा लेते थे, मतलब वो उसे ले लेते थे और कुछ ही फार्मर्स के पास पैसा जाता था। अगर कुछ फार्मर्स के पास पैसा जाता भी था तो मान के चलिए अगर 1,000 रुपया गवर्नमेंट ने एक फार्मर को दिया है फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, तो जो 1,000 है उसका वो सोचेगा कि मेरे पास 1,000 है, मैं 500 का ही फर्टिलाइज़र खरीदूंगा, और जो 500 है वो जाके वो वाइन खरीद लेगा या लीकर के शॉप पे जाके लीकर खरीद लेगा। मीन्स जिस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर स्कीम में फार्मर्स को फर्टिलाइज़र के लिए पैसा दिया था उसने तो उसका यूज़ ही नहीं किया, उसने 1,000 का तो फर्टिलाइज़र खरीदा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स होती थी। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एनपीसीआई ने, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने ई रूपी को पब्लिश किया। जैसे ई रूपी एक एसएमएस या क्यूआर कोड होता है। जैसे कि अगर मेरे पास स्मार्टफोन है तो मेरे स्मार्टफोन पे क्यूआर कोड आएगा, बट अगर किसी के पास कीपैड है, अगर जो सिंपल फ़ोन्स हैं वहाँ उस पर एसएमएस जाएगा। तो ये एक एसएमएस या क्यूआर टाइप का एक प्रीपेड कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होता है। मीन्स ये गवर्नमेंट के द्वारा पहले से प्रीपेड होता है, मीन्स इसमें पैसा पहले से होता है, और ये कैशलेस होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। अगर ये एसएमएस क्यूआर कोड के फॉर्म में है तो ये पता चल जाएगा कि खुद ही ये कैशलेस है, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। और इसको एनपीसीआई ने क्रिएट किया था यूपीआई प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई एक सिस्टम है जिसके थ्रू एनपीसीआई ने इस ई रूपी को जनरेट किया है। और किसके साथ मिलके? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलके एनपीसीआई ने ई रूपी को जनरेट किया है। तो प्रॉब्लम्स ये हुआ करती थी कि अगर गवर्नमेंट को बेनिफिशियरी, जैसे कि स्टूडेंट्स को अगर शूज़ देना होता था तो बीच में जो है अगर मान के चलिए अगर गवर्नमेंट को बेनिफिशियरी को शूज़ देना है तो अगर तो जो बाटा कंपनी या फिर लखानी कंपनी के या कि मतलब किसी एक डेफिनेट कंपनी के जो पीपल है वो मिनिस्टर्स को ब्राइब देंगे कि मुझे टेंडर पास करवा दो, मैं जो है शूज़ जो है आपको दूंगा। तो ये जो है ब्राइब देके टेंडर जो है अपने पास कर लेते थे जो शूज़ कंपनीज होती थी बच्चों को देने के लिए। और जब ब्राइब दे के टेंडर पास हो जाता था तो क्वालिटी जो है उसका कम करके, उस शूज़ की क्वालिटी जो कम करके और बच्चों को बंटवा देते थे। मीन्स जो शूज़ की क्वालिटी है वो कम हो जाती थी और बच्चों को अच्छे शूज़ नहीं मिल पाते थे। या फिर जो बीच में अगर मिनिस्टर्स को बीच में शूज़ मिल भी जा रहा है अच्छा, तो वो रिटेल शॉप वाले को बेच दिया करते थे। इसकी वजह से बच्चों के पास शूज़ पहुंचते नहीं थे, और अगर पहुंच भी गए तो वो मिसमैच भी होने के डर थे कि अगर 2 क्लास का बच्चा है, 5 नंबर का शूज़ उसे मिला है बट उसका तो नंबर 6 है, तो ऐसे उसे गवर्नमेंट शूज़ मिले तो बट वो मिसमैच हो गए। वो जो चाहता था, वो जिस साइज़ का चाहता था उसे उस साइज़ का नहीं मिला। तो ये सारे जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। और ये अगर वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में भी भेजता था अगर बेनिफिशियरी के, तो अगर वो चाइल्ड के अकाउंट में भेजता है पैसा गवर्नमेंट शूज़ खरीदने के लिए, तो क्या पता वो पैसे का शूज़ खरीदेगा या नहीं। हो सकता है वो जो बच्चा है वो वीडियो गेम्स खरीद ले या फिर चॉकलेट्स खरीद ले, तो उससे वो शूज़ नहीं खरीदेगा। अगर वो फादर के अकाउंट में चला गया तो हो सकता है कि फादर लिकर के शॉप पे जाए, वाइन खरीद ले, लिकर खरीद ले, तो उससे शूज़ नहीं खरीदेगा। तो ये हमें कंफर्म नहीं हो पाता है कि गवर्नमेंट जो है जिसको बेनिफिट देना था उसके पास बेनिफिट पहुंचा या नहीं। शूज़ अगर बेनिफिट पहुंच भी गया, जो पैसा है वो पहुंच भी गया, तो शूज़ खरीदाया या नहीं ये नहीं पता चल पाता। तो मतलब ये कंफर्म नहीं हो पाता था कि बेनिफिशियरी जो है उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं उसको। तो उसके लिए ई रूपी को लॉन्च किया गया। ई रूपी जो है
ये जो गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बैंक को पैसा ट्रांसफ़र करता है। जो बैंक है वो एनपीसीआई को उतने पैसे ट्रांसफ़र करती है और एनपीसीआई उन पैसों के ऊपर ई रूपी को जनरेट करता है। अगर 100 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ के 10 ई रूपी एसएमएस और क्यूआर कोड जो है जनरेट कर देगा और एनपीसीआई तीन एसएमएस क्रिएट करेगा। जैसे कि अगर एक थे ई रूपी जनरेट करना है तो इस एक का 3 कॉपी होगा। एक एनपीसीआई के पास रहेगा, एक बेनिफिशियरी को सेंड करेगा। अगर बेनिफिशियरी को शूज़ देना है 10 रुपीज़ के, अगर 100 रुपीज़ के शूज़ देना है तो 100 रुपीज़ के 3 जो है एसएमएस कोड जो है ई रूपी के एनपीसीआई जनरेट करेगा। एक अपने पास रखेगा, एक बेनिफिशियरी को देगा और एक उस शूज़ वाले शॉप को देगा जहाँ पे ये शूज़ जो है बिकते हैं। उन शॉप्स को ये जो है एसएमएस कोड वो सेंड कर देगा। तो जो बेनिफिशियरी है जब वो दुकान पे जाएगा शूज़ वाले, और जब वो शूज़ के या फिर किसी भी शॉप पे जाएगा शूज़ खरीदने के लिए और वो पेमेंट करने की कोशिश करेगा, तो जो शॉपकीपर है जब वो स्कैन करेगा इसके क्यूआर कोड को, तो अगर वो गुटखा या लीकर की शॉप पे गया है तो इसके पास तो एनपीसीआई ने वो वाला एसएमएस कोड भेजा नहीं था, तो जब ये स्कैन करेगा इसका क्यूआर तो ये रिजेक्ट कर देगा, तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। बट जो स्कूल शूज़ का स्टोर है, जो वो शॉपकीपर है, उसको एनपीसीआई ने एसएमएस सेंड कर दिया था, तो जब ये स्कैन करेगा इसके क्यूआर कोड को बेनिफिशियरी के तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो जो बैंक है वो मनी रिलीज़ कर देगी और जो है उसके बाद जो शॉपकीपर है उसको पैसा मिल जाएगा और जो है बेनिफिशियरी के पास शूज़ चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने बेनिफिशियरी को पैसे दिए थे वो काम हो गया। मीन्स अगर शूज़ खरीदने के लिए दिए थे तो वो शूज़ की ही दुकान पे सिर्फ पैसा पेमेंट कर पाएगा। अगर वो किसी और दुकान पे जाता है तो जो स्कैनर है वो क्यूआर कोड को रिजेक्ट कर देगा। अब इसमें ये फ़ायदे हैं, ये बेनिफिट्स हैं, जैसे फ्रीडम एज पर रिक्वायरमेंट। मीन्स अगर बाटा का जो शूज़ है वो 500 का है बट लखानी का अगर 800 का है, तो जो कस्टमर है, जो बेनिफिशियरी है, उसको गवर्नमेंट ने अगर 500 रुपीज़ दिए हैं तो वो 500 रुपीज़ का नहीं लेना चाहता है, वो चाहता है कि मैं लखानी का लूँ 800 वाला जो बहुत अच्छा है। तो बेनिफिशियरी 500 का जो वाउचर है वो शूज़ वाले दुकान को दे देगा 500 का, और जो 300 रुपीज़ बचे वो अपना कैश दे देगा। तो इससे ये फ़ायदा है कि वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो शूज़ खरीद सकता है। उसे अगर और अच्छा चाहिए तो वो कैश में पैसा दे दे। अगर गवर्नमेंट ने 500 रुपया ही दिया है तो 500 रुपया जो है वो बैंक से कटवा दे एंड 300 रुपीज़ जो है वो कैश में दे दे, तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसे फ्रीडम है कि वो अपना शूज़ खरीद सकता है, बच्चे का शूज़। डिग्निटी एंड पावर टू कस्टमर। अगर जो है शूज़ जैसे क्या होता था कि जो ग्रेन्स की दुकान है, जो चावल या गेहूँ जहाँ हम लोग लेते हैं, तो वो वहाँ पे एक लंबी लाइन लगानी पड़ती थी एंड वहाँ पे जो है चावल या गेहूँ मिलता था, जो भी उसका जो क्वालिटी है वो अगर गिरा हुआ होता था तो जो बेनिफिशियरी है वो दूसरी दुकान पर भी जा सकता है। उसी तरह अगर शूज़ के जो दुकान, अगर एक फादर जो है अपने बच्चे के लिए शूज़ लेने एक दुकान पे जाएगा शूज़ के, अगर वो शूज़ अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो जो फादर है वो दूसरे शूज़ की दुकान पे जा सकता है, क्योंकि वो जो दूसरे दुकान वाले हैं उनके पास भी वो क्यूआर रहेगा जो फादर के पास है, क्योंकि एनपीसीआई ने जितने भी शूज़ बनाने वाले कस्टमर शॉपकीपर्स हैं उनके पास क्यूआर भेज दिया है, तो उसके थ्रू वो पैसा पेमेंट कर देगा। तीसरा है क्रोनिक कैपिटलिज्म जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि अगर गवर्नमेंट शूज़ खरीदने के लिए बेनिफिशियरी को शूज़ खरीदने के लिए जब पैसा रिलीज़ करती थी तो जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं वो क्या करते थे कि वो घूस दे के, ब्राइब दे के मिनिस्टर्स को टेंडर अपने नाम पे कर लेते थे। बट इसमें क्या होगा कि जो टेंडर वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब सारे शॉपकीपर्स के पास क्यूआर कोड रहेगा और फादर के पास डिग्निटी है कि वो किसी भी दुकान पे जाके खरीद लेगा। और स्पेसिफिक है, मीन्स जिस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं वही उसी दुकान पे वो जाके वही सामान खरीद सकता है। मीन्स अगर उसने फूड के लिए पैसे दिए तो वो फूड के ही स्टोर पे जाके पैसा पेमेंट कर सकता है। अगर वो किसी और की दुकान पे जाके पेमेंट करेगा तो जो स्कैनर है वो क्यूआर कोड को रिजेक्ट कर देगा।
लेस स्कोप फॉर ब्राइबिंग एंड हरासमेंट। जैसे पहले क्या होता था कि अगर गवर्नमेंट बेनिफिशियरी को कुछ देना चाहती है तो जो बेनिफिशियरी है उसको लंबी कतार में लाइन लगाना पड़ता था, और अगर वो लाइन लगा के अंदर चला भी गया तो जो भी लोग होते थे, बाबू होते थे, वो लोग वो या तो घूस ले लेते थे या फिर उसे हरास करते थे, मतलब उसे प्रॉब्लम्स, उसे चक्कर काटना पड़ता था अपने बेनिफिट्स को लेने के लिए। तो अब इसका लेस स्कोप है क्योंकि उसके पास QR आ जाएगा और उसके बाद वो खुद ही जा सकता है, और ये ना ही वो किसी को घूस दे पाएगा, ना ही वो मतलब उससे कोई घूस मांग सकता है, ब्राइब मांग सकता है, ना ही उसे कोई हरास कर सकता है। मीन्स जो पीपल है वो उन दो लोगों से जो है दूर रहेंगे, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कोई भी घूस नहीं मांग सकते हैं जो मिनिस्टर्स हैं या फिर बीच के जितने भी मीडिएटरीज हैं। और इसमें किसी इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स आपके मोबाइल पे QR कोड आ जाएगा, आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा जिसे आप रिडीम कर सकते हैं। आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बट जो शॉपकीपर है वो जब स्कैन करेगा तो उसे इंटरनेट की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे मोबाइल के नंबर पे सीधा सिंपल मैसेज आएगा, तो इसमें हमें किसी ऐप को रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके और भी फ़ायदे हैं कि अगर आपको किसी पुअर पीपल को फूड देना है, पुअर पीपल को या लोगों में मेडिसिन बांटने हैं, वैक्सीन बांटने हैं, फर्टिलाइजर्स देने हैं फार्मर को, प्राइवेट कंपनीज़ को अगर अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देने हैं, जैसे कि जिम के लिए भी अगर वो महीने के जिम के लिए भी अगर उसे बेनिफिट देना है प्राइवेट कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसे ये SMS QR दे सकता है। जैसे अगर प्राइवेट कंपनी चाहती है कि मेरा नाम हो, तो वो क्या करेगी कि अपने एम्प्लॉयज़ को वैकेशन के लिए ताज होटल भेज देगी और बोलेगी कि आप ताज होटल में 1 महीना अपना छुट्टी बिताइए, बट और उसे 10,000 दे देगी, 10,000 देगी। तो जो एम्प्लॉय है वो सोचेगा कि मैं अपना 10,000 बचा लूँ, क्यों ना, मैं किसी छोटे से होटल में जाके रुक जा रहा हूँ 2,000 में और 8,000 मेरा बच जाएगा। बट इससे कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी क्योंकि कंपनी चाहती थी कि मेरा एम्प्लॉय एक अच्छे होटल में जाके रुके जिसकी वजह से मेरा नाम हो। तो ये कंपनी के लिए एक बैड चीज़ है। बट अब क्या करेगी कंपनी कि अब वो ई-रूपी जनरेट करवाएगी और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को दे देगी। अब वो एम्प्लॉय अगर दूसरे होटल में जाएगा, किसी छोटे होटल में, तो जब वो स्कैन करेगा QR को तो वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि NPCI ने बेनिफिशियरी को QR दिया है, जो वही QR जो है ताज होटल वाले को भी देगा, तो वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ताज होटल में ही जाके अपना पेमेंट कर सकता है, वहीं पे पेमेंट एक्सेप्ट होगा और वहीं पे वो वन महीने का जो है 1 मंथ का जो है वैकेशन बिताएगा। तो ये एक फ़ायदा है कि एक स्पेसिफिक काम के लिए ही ये ई-रूपी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको जो है अपने इनकम का कुछ जो पार्ट है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ता है, मीन्स सोशल वर्क में देना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, वो भी ई-रूपी जनरेट करके बाकी जो लोग हैं जो उन्हें सोशल वर्क करना है, अगर मान के चलिए लोगों में कंबल बांटना है, अगर कंपनीज़ को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बहुत सारे लोगों में कंबल बांटना है तो वो बहुत सारे ई-रूपीज़ जनरेट करवा देंगी और कंबल की दुकान को भी QR चला जाएगा। तो जो बेनिफिशियरी है वो उस पैसे को कंबल की दुकान पर ले जाएगा और वहाँ पर एक्सेप्ट करवा के कंबल को ले सकता है। तो ये है ई-रूपी। अगर आपको ई-रूपी के बारे में समझ में आ गया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।